हमारे इस चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज 9 जुलाई 2022 एसएससी एमटीएस के कोई भी पाली में एग्जाम नहीं है। दोस्तों पिछले 12 शिफ्ट के दौरान जो भी क्वेश्चन जीके जीएस सेक्शन से आए हैं उसी के तर्ज पे जो संभावित प्रश्नों का एक वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। आने वाले एग्जाम में इससे प्रश्न अवश्य ही पूछे जाएंगे। अगर आप ये वीडियो देखते हैं और फिर एग्जाम देने जाते हैं तो आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों इस चैनल पे रोज़ाना एनालिसिस के साथ साथ ग्रुप डी का सीरीज चलाया जा रहा है। साथ ही साथ एसपीडी लूसेंट इत्यादि का टैब का वीडियो और प्रैक्टिस सेट का वीडियो भी प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आप अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा। साथ ही साथ ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा। यहाँ पे हमने एक प्रश्न रखा है कि निम्नलिखित में से किस रासायनिक पदार्थ को ग्रीन विट्रियोल कहा जाता है। तो ग्रीन विट्रियोल किसे कहा जाता है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। फेरस सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, जिंक सल्फेट है, सल्फ्यूरिक एसिड है। दोस्तों कल के शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था कि सोडियम एल्यूमिनेट का सूत्र क्या है। सोडियम एल्यूमिनेट का सूत्र क्या है, तो आपको इस प्रकार का ये बताना था। NaAlO2 होता है। तो इसी कारण जो है हम इसका सूत्र भी साथ में रखे हैं कि हो सकता है आने वाले शिफ्ट में आपसे फेरस सल्फेट का सूत्र पूछ दिया जाए तो FeSO4 हो जाएगा। वहीं कॉपर सल्फेट अगर पूछता है तो CuSO4 हो जाएगा। जिंक सल्फेट पूछता है तो ZnSO4 हो जाएगा। अब सल्फेट से एक चीज़ का आपका अंदाज़ा लग गया होगा कि सल्फेट जिसके लास्ट में जुड़े होते हैं उसके लास्ट में SO4 लगा होता है। बाद बाकी जो भी तत्व जो भी धातु होते हैं उनका नाम है। जैसे यहाँ पे लोहा का है फेरस, को यहाँ पे जो है कॉपर है, यहाँ पे जिंक है। तो इतनी बात आप समझ गए। फिर एक H2SO4 है जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। अब इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या हो गया, ग्रीन विट्रियोल किसे कहते हैं। तो ग्रीन विट्रियोल जो है फेरस सल्फेट को कहा जाता है। अब आसानी से आप फेरस सल्फेट का सूत्र भी लिख सकते हैं कि जिसका जो तत्व है उसका नाम लिख लीजिए। तो फेरस का Fe होता है और सल्फेट का है तो SO4 जोड़ देना है। वहीं ब्लू विट्रियोल किसे कहते हैं, कॉपर सल्फेट को। वहीं पे व्हाइट विट्रियोल किसे कहते हैं, जिंक सल्फेट को। और आयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड को। दोस्तों जो ब्लू विट्रियोल है इसे नीला थोथा भी हिंदी में कहते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, सेम ही क्वेश्चन है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आने की संभावना मुझे दिखाई दे रही है आगामी शिफ्ट में। एक प्रश्न मैं रखा हूँ ये वाला कि जागोई डांस किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों जैसा कि एग्जामिनर हर शिफ्ट में डांस को टारगेट कर रहा है तो हमने रखा है जागोई डांस किस राज्य से संबंधित है। तो जागोई डांस जो है ये मणिपुर राज्य से संबंधित है। इसे मणिपुरी नृत्य भी कहा जाता है। और इसमें जो कैरेक्टर का रोल प्ले जो होता है तो कौन से कैरेक्टर के फॉर्म में होता है, तो राधा और कृष्ण के जो है प्रेम लीला प्रसंग पे जो है आधारित होती है जागोई डांस। तो इसे मणिपुरी डांस भी कहते हैं, जागोई डांस को। एक प्रश्न हमने रखा है कि काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। दोस्तों अभी तक नेशनल पार्क से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। आने वाले शिफ्ट में पूरी संभावना है कि नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हमने काजीरंगा कॉमन सा रखा है क्योंकि अभी क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट ही रह रहा है। तो ये असम में है। असम में और कौन कौन सा है, तो एक नमेरी है, मानस भी है। तो ये तीनों जो है असम के अंदर जो है नेशनल पार्क स्थित है। एक प्रश्न रखा है कि चार मीनार का निर्माण किसने करवाया। दोस्तों चार मीनार का निर्माण जो है कुली कुतुब शाह के द्वारा करवाया गया था। वहीं कब करवाया गया था, 1591 ईस्वी में। और चार मीनार कहाँ स्थित है, तो ये हैदराबाद में स्थित है। वहीं पे चार मीनार की बात हो रही है तो फिर जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया है कुतुब मीनार, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसका काम शुरुआत करवाया था। खाली बाद में इनकी देहांत हो गई तो इनका काम जो पूरा करवाया था वो इल्तुतमिश करवाया था। और ये किसी न किसी शिफ्ट में जो है ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा करवाया था। तो आंसर होगा इल्तुतमिश। एक क्वेश्चन है प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था। दोस्तों प्रथम संविधान संशोधन भारतीय संविधान के अंतर्गत 10 मई 1951 को किया गया था। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये किस देश से लिया गया है, तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये आर्टिकल 368 में वर्णित है संविधान संशोधन। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी के कार्य को नियंत्रित करती है, यानी अंतःस्रावी ग्रंथि है। दोस्तों अपने शरीर में जो है
अंतःस्रावी ग्रंथि है और बहिस्रावी ग्रंथि है और मिश्रित ग्रंथि है। अपने पास 3 प्रकार की जो है ग्रंथि है। तो यहाँ पे अंतःस्रावी ग्रंथि की बात हो रही है। ऑप्शन में जो दिया गया है पंक्रियाज है ऑप्शन में, उसके बाद अधिवृक्क है, इसके बाद एड्रिनल है, उसके बाद पीयूष ग्रंथि है। तो दोस्तों जो अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करता है ये है पिट्यूटरी ग्लैंड पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जो है ये मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है जो मस्तिष्क में पाया जाता है। इसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है या पीयूष ग्रंथि कहा जाता है या मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। इसका वजन 0.6 ग्राम होती है, ये इतनी सूक्ष्म है। तो आपको ये ध्यान रखना है। बाद में कि इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर था पीयूष ग्रंथि। अब जो भी ऑप्शन है इनका डिस्कस कर लेते हैं। ग्रंथि से रिलेटेड क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो आप छोड़ के नहीं आइएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो लीवर होती है। लीवर जो है यकृत, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगर खाली ग्रंथि पूछे तो मानव शरीर की सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि जो है ये अबटू ग्रंथि है, जिसे थायराइड जिससे निकलती है थायरॉक्सिन नामक हार्मोन। तो इन्हीं के जो है विफलता के कारण थायराइड की बीमारी हो जाती है। तो ये अंतःस्रावी ग्रंथि जो है सबसे बड़ी, ये कौन सा हो गया? अबटू ग्रंथि। तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों ग्रंथि का काम कर लेते हैं, उस ग्रंथि को, उस ग्लैंड को जो है जो मिक्स ग्लैंड कहा जाता है, मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। तो ये है अग्नाशय। पंक्रियाज जो है ये सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। अब थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि अगर पूछा जाए तो आपका आंसर यकृत होगा। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा जाए तो अबटू ग्रंथि होगा, थायराइड होगा। सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि पूछा जाए, मिश्रित करने का मतलब जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों का रोल प्ले कर रहा हो, तो ये जो है पंक्रियाज हो जाता है, अग्नाशय हो जाता है। अब अग्नाशय के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि अग्नाशय से क्या निकलती है। एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो मानव में जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अग्नाशय से इंसुलिन निकलती है। क्या निकलती है? इंसुलिन निकलती है अग्नाशय से ही। और इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो मधुमेह रोग जो है इंसुलिन की कमी से हो जाता है। वहीं पे इंसुलिन की खोज भी पूछा जा सकता है। तो इंसुलिन की खोज जो है बैंटिंग एवं बेस्टा ने किया था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, बैंटिंग एवं बेस्टा ने किया था। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है तथा यह मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न जो है मुंडक उपनिषद कहाँ से लिया गया है? दोस्तों मुंडक उपनिषद है तो ये कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों ये अथर्ववेद से लिया गया है। बात करें वेद की संख्या कितने हैं, तो वेद की संख्या है 4, जिसमें सबसे प्राचीन और सबसे बड़ी वेद कौन सा है? तो ये है ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है ये कल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये सबसे बड़ी और सबसे प्राचीन वेद है। उसके बाद यजुर्वेद आता है, फिर सामवेद आता है, और सबसे बाद वाला जो वेद है ये है अथर्ववेद। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि सबसे बाद वाला वेद जो है ये अथर्ववेद है, और सबसे प्रथम वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य जो सत्यमेव जयते है, ये मुंडक उपनिषद से ही लिया गया है। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा है कि मुंडक उपनिषद से हो सकता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, और ऑप्शन में मुंडक उपनिषद दे ही नहीं, ऑप्शन में दे दे अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? अथर्ववेद। तो इसी क्लियर करने के लिए हमने जो है ये क्वेश्चन को रखा है कि भाई मुंडक उपनिषद कहाँ से लिया गया है, तो अथर्ववेद से। और अथर्ववेद में जो मुंडक उपनिषद है और सत्यमेव जयते कहाँ से ले गए, तो मुंडक उपनिषद से। तो मेन ओरिजिन क्या हो गया? अथर्ववेद, सत्यमेव जयते का। एक प्रश्न हमने रखा है कि आंख के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उपयोगी है? कल जो है विटामिन डी से क्वेश्चन आया था, तो आने वाले शिफ्ट में विटामिन से क्वेश्चन आए, मतलब आशा कर रहे हैं हम लोग। तो विटामिन ए के कमी से जो है आँख की रोग हो जाती है, जो रतौंधी है, मोतियाबिंद है इत्यादि। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो इसे रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन ए को क्या कहते हैं? रेटिनॉल। वहीं पे विटामिन बी1 को क्या कहते हैं? थायमन। विटामिन सी को क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी को क्या कहते हैं? कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई को क्या कहते हैं? टेकोफेरॉल इत्यादि। एक क्वेश्चन हमने रखे हैं कि जो जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित हो, बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो अपना भोजन जो है दूसरे से ही प्राप्त करते हैं, तो ऐसे जीव को क्या कहते हैं? तो इसे पैरासाइट कहते हैं। पैरासाइट कहा जाता है, परजीवी कहा जाता है, जो अपने भोजन के लिए किसी और पे आश्रित हो। जिसका उदाहरण जैसे जोंक है, जू है। जू जो है मानव के सर, बाल वगैरह के नीचे छुप कर रहती है, और मानव का जो है खून पीता है। ये जानवरों में भी पाया जाता है। तो ये परजीवी का उदाहरण है।
एक किताब से हमने पुस्तक से रखा है कि प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन है, तो मेघदूत के लेखक जो है ये कालिदास हैं। साथ ही साथ कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम भी है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न हमने रखा है, स्वेज नहर जो है निम्नलिखित में से किन दो स्थानों को अलग करती है। तो स्वेज नहर जो है लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने का काम करती है। या तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछा जाए कि स्वेज नहर निम्नलिखित में से किन दो स्थानों को अलग करती है, या किन दो सागरों को जोड़ती है, या किन दो स्थानों को जोड़ती है। आंसर सेम ही है, लाल सागर या भूमध्य सागर, लाल सागर से भूमध्य सागर को। अब स्वेज नहर की टोटल लंबाई कितनी है, 164 किलोमीटर। आपको 165 से 168 किलोमीटर के बीच में अगर ऑप्शन दिखे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कहीं कहीं जो है एनसीईआरटी के बुक में इसे 168 किलोमीटर भी लिखा गया है। और स्वेज नहर की जो राष्ट्रीयकरण है ये कब हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये 1956 ईस्वी में हुआ था। कौन करवाया था, तो कर्नल नासिर करवाया था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला एक प्रश्न जो है कि रंजन गोगोई से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। रंजन गोगोई से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। वर्तमान समय में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये है रमन्ना। रमन्ना जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं वर्तमान समय में, और ये भारत के 48वें नंबर के जो है चीफ जस्टिस हैं। तो आपको नंबरिंग भी याद रखना है इनका। अगर करंट सेक्शन से क्वेश्चन उठाना चाहे एग्जामिनर तो नंबरिंग भी पूछ सकता है। तो बात करें रंजन गोगोई से पहले थे दीपक मिश्रा। दीपक मिश्रा 45वें नंबर के थे। उसके बाद 46वें हो गए कौन, रंजन गोगोई। उसके बाद जो 47वां हो गया ये शरद अरविंद बोबोरे, और शरद अरविंद बोबोरे की जगह जो है ये लिए हैं कौन, रमन्ना। तो रमन्ना कितने नंबर के हो गए, 48वें नंबर के। ये चारों आपको जरूर से याद रखना चाहिए। आई होप यहाँ से क्वेश्चन जरूर ही आएगी, इनकी क्रम से नहीं तो कम से कम इस फॉर्म में जरूर पूछा जाएगा कि इससे पहले न्यायाधीश कौन थे या वर्तमान में न्यायाधीश कौन है। तो आपको इस प्रकार की क्वेश्चन एक देखने को मिल सकती है। एक क्वेश्चन हमने रखा है कि दिलवारा का जैन मंदिर किस से संबंधित है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि दिलवारा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है और किस धर्म से संबंधित है। तो दिलवारा का जैन मंदिर जो है ये माउंट आबू राजस्थान में है, और ये जैन धर्म से संबंधित है। ये जैन धर्म से संबंधित है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा घुमाया है कि दिलवारा का जैन मंदिर किस से संबंधित है। यहाँ पे 4 आदमी का नाम दिया रहेगा। तो यहाँ पे आदिनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हो सकता है अजीतनाथ रहे, नेमीनाथ रहे, पार्श्वनाथ रहे, इस प्रकार का ऑप्शन दिया रहे। जो जैन के तीर्थंकर थे उनके नाम रहे, महावीर भी हो सकता है। तो ऐसे में जो है आपको आदिनाथ को टिक करना है। आदिनाथ को जो है समर्पित है ये मंदिर, दिलवारा के जैन मंदिर, जो माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। जैन धर्म के जो प्रमुख त्यौहार है, मैंने पहले ही चर्चा कर रखा है कि त्यौहार से क्वेश्चन आ रहा है। तो जैनियों का जो प्रमुख त्यौहार है ये है पर्युषण। पर्युषण त्यौहार जो है इनके द्वारा मनाया जाता है, जैन धर्म के लोगों के द्वारा। और महावीर कितने नंबर के तीर्थंकर थे, ये भी क्वेश्चन डिस्कस करना बहुत जरूरी है। तो ये 24वें नंबर के तीर्थंकर हुए भगवान महावीर। पृथ्वी अपने अक्ष पर कुल कितने डिग्री झुका हुआ है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पे जो है 23.5 डिग्री झुका हुआ है। इसीलिए ये ग्लोब पे 66.1/2 डिग्री यानी 66.5 डिग्री का कोण क्रिएट करता है। वहीं पे 23.5 डिग्री, अगर आपको 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की बात करें तो इसे जो है कर्क रेखा कहते हैं, कर्क रेखा। वहीं पे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की बात करें तो इसे मकर रेखा कहते हैं। तो आपको यहाँ से ये दोनों चीज़ जरूर याद रखना चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन आ गए हैं कि कर्क रेखा किसे कहते हैं और मकर रेखा किसे कहते हैं। अब कर्क रेखा की बात आई है तो कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पत्रिका बंगाल गजट की शुरुआत कब की गई। पत्रिका बंगाल गजट जो है भारत में जो है प्रथम समाचार पत्र था भारत का, जो किस भाषा में शुरू किया गया था, तो इंग्लिश भाषा में। किसके द्वारा, अगस्तस जेम्स हिक्की के द्वारा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कब किया गया था, 1789 में। तो ईस्वी याद रखिएगा, क्योंकि जो प्रथम पत्रिका है बंगाल गजट, इसके बारे में जेम्स हिक्की सभी जानते हैं, लेकिन ईस्वी कम आदमी याद रखते हैं। हो सकता है ईस्वी से पूछे तो 1789। एक क्वेश्चन है कि होमोसेपियन शब्द किसके द्वारा दिया गया था। होमोसेपियन मानव का जो है नाम है, लैटिन नाम। तो इनको जो है कौन दिया था ये नाम, तो ये जो है कैरोलस लीनियस लिन दिए थे।
तो इनमें जो लिन शब्द लास्ट में जुड़ते हैं वो उन वैज्ञानिक का नाम रहता है जो ये नाम दिए रहते हैं। तो यहाँ पे लिनियस के नाम से लिन लिया गया है, तो होमोसेपियन लिन लिखा जाता है। तो यहाँ पे होमोसेपियन का जो जन्मदाता हो जाएगा नाम देने का, ये कैरोलियस लिनियस हो जाएगा। अगला एक प्रश्न है दोस्तों कि मानव का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियन है, ये तो इसी का व्याख्या है। भारत में रेलवे के जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में रेलवे के जनक लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। रेलवे की शुरुआत कब होती है? 13 अप्रैल 1853 को होती है। कहाँ से कहाँ तक चलती है? मुंबई से ठाणे के बीच चलती है। कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है? 34 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये सब आपको रेलवे से याद रखना है। सूर्य से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को कुल कितनी समय लगती है? तो 8 मिनट 16 सेकेंड, लगभग 500 सेकेंड का समय लगती है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब प्रकाश की चर्चा हुई तो प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, वहीं ध्वनि जो है ये अनुदैर्घ्य तरंग की उदाहरण है। इसीलिए ध्वनि जो है निर्वात में गमन नहीं कर सकता, इसीलिए हम चंद्रमा पे कोई आवाज़ नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई वायुमंडल नहीं है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है निर्वात में प्रकाश की चाल, जो सबसे अधिक है। वहीं ध्वनि की चाल अगर पूछ दिया जाए तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है, तदुपरांत द्रव में होती है, उसके उपरांत गैस में होती है। तो सबसे कम ध्वनि की चाल किसमें? गैस में, उसके बाद द्रव में, और सबसे अधिक ठोस में। वहीं प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? तो निर्वात में, वैक्यूम में होती है। प्रकाश किस प्रकार की तरंग की उदाहरण है? तो अनुप्रस्थ तरंग है। ध्वनि किस प्रकार की तरंग का उदाहरण है? तो अनुदैर्घ्य तरंग है। अगला एक क्वेश्चन देखें हैं कि 17वीं लोकसभा के स्पीकर कौन है? दोस्तों पूर्णतः पैटर्न वही है जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, आप इसे फॉलो कीजिए। इसका फ़ायदा आपको एग्जाम अगर आप देने वाले हैं तो ज़रूर दिखेगा। साथ ही साथ हमारे चैनल पे बहुत से वीडियो है जो आपके काम के हैं, प्रैक्टिस सेट का है, स्टैटिक जीके के, साथ ही साथ एसपीडी, लूसेंट इत्यादि का टॉपिक वाइज टाइप का वीडियो मिल जाएगा। इसके बाद प्रीवियस ईयर आरआरबी एनटीपीसी के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप वहां एक बार अवश्य से अवश्य विजिट करें, साथ ही साथ एक कमेंट हमें ज़रूर कीजिए। 17वीं लोकसभा के स्पीकर कौन है? तो ये है ओम बिरला। ओम बिरला जो है 17वीं लोकसभा के स्पीकर हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलकर। गणेश वासुदेव मावलकर। वहीं पे उपाध्यक्ष पूछा जा रहा है कि लोकसभा का प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? ये ट्रेंड में है। तो प्रथम उपाध्यक्ष जो है अनंत संयम थे। कौन? अनंत संयम। तो आपको ये ध्यान रखना है। पुस्तक वार एंड पीस के लेखक कौन हैं? तो पुस्तक वार एंड पीस के लेखक हैं लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय एक दार्शनिक थे और एक रूसी लेखक थे। कहने का मतलब लियो टॉल्स्टॉय जो है किस देश के रहने वाले थे? तो रूस के रहने वाले थे। अब ये ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा हमारे ख्याल से कि प्राचीन भारत में कुल कितने महाजनपद थे? तो प्राचीन भारत में टोटल महाजनपद 16 थे। 16 महाजनपद का विवरण जो है ये अंगुत्तर निकाय के अंदर जो है वर्णित है। लोकसभा का गठन कब किया गया था प्रथम बार? तो लोकसभा का गठन जो है 1952 में किया गया था प्रथम बार। लोकसभा को भारतीय संसद का निम्न सदन कहा जाता है। निम्न सदन कहा जाता है। इसे जनता का सदन भी कहा जाता है। आप ये भी ध्यान रखिए, इसके जनता का सदन भी कहा जाता है। अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं लोकसभा में? तो अधिकतम जो है 550 सदस्य हो सकते हैं। पहले ये आंकड़ा कितने थी? 552 थी, लेकिन एंग्लो इंडियन वाली सिस्टम जो है वर्तमान समय में हटा दिया गया है। तो अब जो है अधिकतम सदस्यों की संख्या ओनली 550 ही है लोकसभा में। डेबिट कार्ड में कुल कितने डिजिट होते हैं? तो डेबिट कार्ड सभी के पास से आजकल काफ़ी वाकिफ़ हैं सभी लोग डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से। तो डेबिट कार्ड की बात यहाँ पे हो रही है। तो डेबिट कार्ड में कुल 16 डिजिट होते हैं। 16 डिजिट होते हैं। पहले 12 अंक का भी हुआ करता था, लेकिन आजकल जो स्टैंडर्ड डेबिट कार्ड है उसमें 16 डिजिट के जो है अंक होते हैं। डेबिट कार्ड के सामने फ्रंट भाग पे छपा हुआ और पीछे के भाग पे 3 नंबर के सीवीवी नंबर रहती है। तो प्रथम 6 अंक जो है ये बैंक की पहचान बताती है, बैंक को आइडेंटिफाई करते हैं। और अंतिम 10 डिजिट जो है वो खाता धारक का एक अकाउंट नंबर क्रिएट करता है, यूनिक वाला, जो और किसी के पास नहीं हो सकता। वर्तमान समय में गोवा का मुख्यमंत्री कौन है? दोस्तों गोवा में हाल में ही चुनाव हुआ है।
तो वहाँ पे जो है मुख्यमंत्री फिर से प्रमोद सावंत है। वहीं पे गोवा के राज्यपाल की बात करें तो श्रीधरन पिल्लई हैं। कौन? श्रीधरन पिल्लई जो हैं वर्तमान में गोवा के राज्यपाल हैं। गोवा में कौन से वन्य जीव अभयारण्य है? तो भगवान महावीर आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन हमने कंप्यूटर से रखा है कि 1 पेटाबाइट बराबर होती है। दोस्तों 1 पेटाबाइट बराबर होती है 1024 टीबी यानी टेराबाइट के। 1024 टीबी यानी टेराबाइट के बराबर होती है 1 पीबी पेटाबाइट। 4 बिट बराबर 1 निबल होता है। यही क्वेश्चन शायद एग्जाम में आए अगर इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है कंप्यूटर के मेमोरियों की मापदंड से तो। और 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है। 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट यानी केबी। 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट यानी एमबी। 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट यानी 1 जीबी। 1024 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट और 1024 टेराबाइट बराबर 1 पेटाबाइट, जो ये क्वेश्चन हमने लिखा है। एक प्रश्न हमने रखा है कि केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र स्थित है नई दिल्ली में। केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? देहरादून में। अभी हाल में ही 2021 का जो है रिपोर्ट इन्होंने सौंपा है। इसके अनुसार भारत में टोटल वन का प्रतिशत है 64.62%। सबसे अधिक वन है एमपी के अंदर, सबसे कम वन जो है हरियाणा के अंदर। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लखनऊ में। केंद्र स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया था? तो स्वराज पार्टी का गठन हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था क्योंकि ये एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। स्वराज पार्टी का गठन जो है 1923 ईस्वी में होती है। असहयोग आंदोलन की जब विफल हो जाता है 1922 में असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया था। 1920 में चलाया गया था। क्यों बंद किया गया था? चौरा चौरी हत्याकांड के कारण। उसके बाद 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है, जिसका अध्यक्ष कौन होते हैं? तो चित्तरंजन दास। एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर रखा है कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का जो संगठन है ओपेक, जिसे शॉर्ट में लिखते हैं ओपेक, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ओपेक का जो मुख्यालय है ये है वियना में। और वियना किसकी राजधानी है? तो ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। तो आपको याद रखना है। इसका गठन कब हुआ था? 1960 में इसका गठन होता है। इस प्रकार का एक दल बनाया जाता है। इसमें वर्तमान में कुल कितने देश हैं? इसमें वर्तमान में टोटल देश हैं ओपेक में शामिल। 1960 में जो है उसका जो है गठन किया गया था। और इनके कौन कौन से प्रमुख सदस्य हैं? तो ये हैं संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कुवैत, इराक, ईरान। आपको तेल निर्यातक देश ऐसे ही पहचान में आ जाएगा जो अधिकांश मुस्लिम कंट्री है। एक प्रश्न जो है हमने रखा है कि नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? अभी पहला जो क्वेश्चन हमने देखे थे वहाँ पे मैंने इसका डिस्कस कर लिया है, इसीलिए फिर से रिवीजन टाइप का हो गया। तो कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहते हैं। और सल्फेट लिखने का हमने तरीका भी सीख लिया है कि जिसके लास्ट में SO4 लगा हो और पहले मान लो जिंक लिखना है तो ZnSO4, तो जिंक सल्फेट हो गया। अगला एक प्रश्न है कि बिरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? तो बिरंजक चूर्ण, जिसे ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट CaOCl2। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, इनका भी सूत्र पूछा जा सकता है। काठियावाड़ है ये। काठियावाड़ प्रायद्वीप भारत के किस प्रांत में जो है स्थित है? तो काठियावाड़ प्रायद्वीप जो है ये भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। और गुजरात से जो अभी हाल में ही यूनेस्को के लिस्ट में एक साइट को शामिल किया गया है जिसका नाम है धौलावीरा। हड़प्पा कालीन साइट है, ये गुजरात में ही स्थित है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को सन 2019 में भारत रत्न नहीं दिया गया था? वहाँ पे 4 ऑप्शन हो सकता है। तो इन तीनों को दिया गया था, प्रणब मुखर्जी को, नानाजी देशमुख को और भूपेन हजारिका को। भूपेन हजारिका जो हैं इनके नाम पे भारत में वर्तमान समय में नदी पर स्थित सबसे बड़ी यानी सबसे लंबी ब्रिज है जिसे ढोला सादिया ब्रिज कहा जाता है। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? ये भी हो सकता है, तो 1954 में। और भारत रत्न के प्रथम विजेता कौन थे? तो S राधाकृष्णन, जो हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। IDN का फुल फॉर्म क्या होता है? IDN का फुल फॉर्म, तो IDN का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। कैलाश सत्यार्थी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो कैलाश सत्यार्थी जो है बचपन बचाओ आंदोलन से संबंधित है। इसके बाद कैलाश सत्यार्थी जो है ये नोबेल लॉरिएट हैं। मलाला यूसुफजई के साथ साथ इनको भी नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये भारत के रहने वाले हैं।
एक प्रश्न, मणिपुरी नृत्य किस देवता से संबंधित है? वहाँ पे हमने जगोई नृत्य देखा था, जिसे मणिपुरी नृत्य भी कहा जाता है। यहाँ हमने देखा कि मणिपुरी नृत्य किस देवता से संबंधित है। तो एग्जामिनर इस प्रकार से क्वेश्चन घुमा सकता है, आप जानते हुए भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। तो वहाँ पे हमने जगोई नृत्य के बाद साथ जो हमने ये भी बात कहा था कि ये किस पे आधारित होता है, तो राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग पे आधारित होता है। तो यहाँ भी भगवान श्री कृष्ण से ये रिलेट हो जाएंगे। अगला एक प्रश्न है कि सार्क में कौन सा देश शामिल नहीं है? दोस्तों सार्क जो है इसमें सदस्य देश शामिल हो सकता है कि ईरान ऑप्शन में और राइट आंसर हो जाए। और इसमें जो शामिल देश अगर आपको याद है तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। तो इसमें शामिल देश है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, नेपाल और सबसे लास्ट में आया अफगानिस्तान। सार्क की स्थापना कब होती है? 1985 में। मुख्यालय कहाँ है? नेपाल, काठमांडू में। तो आपको ये ध्यान रखना है। अगला एक प्रश्न है कि यूनेस्को के विरासत लिस्ट में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व सम्मिलित है? दोस्तों एक से अधिक बायोस्फीयर रिजर्व जो है सम्मिलित है यूनेस्को के विरासत लिस्ट में, लेकिन यहाँ पे मैंने एक ऑप्शन में रखा है सुंदरबन बायो रिजर्व, इसको 2001 में शामिल किया गया। बात करें सुंदरबन की आगे ही बात, तो सुंदरबन जो है विश्व में सबसे बड़ी डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा जो किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है, साथ ही साथ बांग्लादेश तक भी चला जाता है। इसके बाद सुंदरबन डेल्टा को और क्या कहा जाता है? तो सुंदरबन डेल्टा को और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहा जाता है, गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र डेल्टा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद सुंदरबन में किस प्रकार की जो है वन पाई जाती है? तो मैनग्रोव प्रकार की वन पाई जाती है, जो एक दलदल वाली वन होती है, यानी पेड़ पौधे हमेशा दलदल में ही दबे रहते हैं, उनके जड़ इस प्रकार के, उस दलदल के नीचे बहुत से जीव का जो है वास होता है। इसके ऊपर एक पिक्चर भी बना है, आप देख सकते हैं, द रोरिंग टाइगर देख सकते हैं। 1857 की क्रांति में लखनऊ से नेतृत्व किसने किया? तो 1857 की क्रांति में लखनऊ से नेतृत्व जो है बेगम हजरत महल किया। वहीं पे 1857 की क्रांति के समय अंग्रेज गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग जो है उस समय अंग्रेज गवर्नर थे, और ये भारत के प्रथम वायसराय हैं। भारत के प्रथम वायसराय इसे बनाया गया था लॉर्ड कैनिंग को। 1857 का सबसे बड़ा परिणाम क्या हुआ? तो सबसे बड़ा परिणाम जो है कि जो शासन व्यवस्था ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था इंडिया का, वो सीधे ब्रिटिश सरकार के पास चला गया, ब्रिटेन के राजा रानी के पास चला गया, और ये कानून व्यवस्था जो है वहाँ से संचालित, यानी जो भारत को जो संभाल रहे थे अंग्रेज, वो अब ब्रिटेन से संभालने लगे। उसके बाद इनके कारण क्या था? 1857 के विद्रोह के तत्कालिक कारण क्या थे? तो चर्बी वाला कारतूस। आकाश मिसाइल किस प्रकार का मिसाइल है? तो आकाश मिसाइल जो है ये है सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। अग्नि किस प्रकार का मिसाइल है? यह लैंड टू लैंड है, सतह से सतह है। त्रिशूल किस प्रकार का मिसाइल है? पृथ्वी से हवा में मार करने वाली है। तो इस प्रकार को आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपको जो ये भी याद रखना है कि नाक को जो है दागो और भूल जाओ कहा जाता है, यह एंटी टैंक मिसाइल है। ग्लूकोज में कार्बन के कुल कितने अणु होते हैं? तो ग्लूकोज का सूत्र अगर आपको पता है तो इजी वे में इसका जवाब दे सकते हैं। तो कार्बन के 6 अणु होते हैं। एक प्रश्न अब हम एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में रखें, अब यहाँ पे कोई प्रश्न नहीं होगा, ऐसे ही कुछ जानकारी है जो आने वाले एग्जाम में आपको नंबर दिला सकती है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस, इंटरनेशनल डांस डे जो मनाया जाता है, ये 29 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 अप्रैल को मनाया जाता है। वहीं राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पे। उसके बाद विश्व योगा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून को जो है विश्व म्यूजिक दिवस यानी विश्व संगीत दिवस भी मनाया जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है, विश्व संगीत दिवस भी मनाया जाता है। 21 जून को विश्व संगीत दिवस भी मनाया जाता है, तो आपको ये भी याद रखना है। साथ ही साथ योगा दिवस भी मनाया जाता है, तो योगा दिवस तो कॉमन है, विश्व संगीत दिवस आपको याद रखना है 21 जून को। साथ ही साथ इस बार जो 2022 में योगा दिवस मनाया गया, इसका थीम क्या रखा गया था? तो थीम रखा गया था योगा फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए योगा। उसके बाद विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस जो है ये 22 मार्च को मनाया जाता है। साथ ही साथ एक भारतीय राज्य का जन्म स्थापना दिवस भी है बिहार का, तो बिहार दिवस भी 22 मार्च को मनाया जाता है। एक है कि एशिया की सबसे बड़ी मरुस्थल कौन सी है? तो एशिया की सबसे बड़ी मरुस्थल हो जाएगी गोबी। ये कहाँ स्थित है? मंगोलिया। मंगोलिया की राजधानी कहाँ है? उलान बटोर। कहाँ है? उलान बटोर। वहीं पे विश्व की सबसे बड़ी मरुस्थल बोला जाएगा तो क्या हो जाएगा? सहारा। सहारा कहाँ स्थित है? नॉर्थ अफ्रीका में। तो आपको ये भी ध्यान रखना है।
यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुआ था। यूनेस्को की स्थापना मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। पेरिस में जो है यूनेस्को की मुख्यालय है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में। अब वर्तमान में इनके जो चीफ हैं इनका नाम क्या है? हो सकता है कि पूछ दिया जाए करंट से ये वाली क्वेश्चन। तो ये है आंद्रे एजोलो। आंद्रे अजोलो जो हैं वर्तमान में यूनेस्को के प्रमुख हैं और ये फ्रांस के ही रहने वाले हैं। यूनेस्को का मुख्यालय भी फ्रांस में ही है, पेरिस के अंदर। यहाँ पे नीचे लिख भी दिया गया है कि आंद्रे अजोलो जो है वर्तमान में यूनेस्को के चीफ हैं। वर्ष 2021 में शामिल भारतीय स्थल रामप्पा मंदिर तथा धौलावीरा। 2021 में जो यूनेस्को के अंतर्गत शामिल किया गया भारतीय साइट, ये कौन कौन सा है? एक तो रामप्पा मंदिर, ये कहाँ है? तेलंगाना में, तथा धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। तो ये दोनों को शामिल किया गया था। अब जो यहाँ है, यहाँ देख लेते हैं क्या है। सर्वप्रथम वर्ष 1983 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। यानी कोई भी भारतीय साइट पहली बार यूनेस्को में कब शामिल हुए? 1983 में पहली बार शामिल किया गया। कौन कौन सा चीज़ शामिल किया गया? आगरा का किला, एलोरा की गुफाएं जो महाराष्ट्र में है, अजंता की गुफाएं जो भी महाराष्ट्र में है, तथा ताजमहल जो आगरा में है। तो ये चारों को जो है 1983 में शामिल किया गया था यूनेस्को में। दोस्तों अभी यूनेस्को से जो है क्वेश्चन नहीं आया है, इसीलिए हमने यूनेस्को को टारगेट किया है। यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। रामनाथ कोविंद भारत के कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो ये 14वें नंबर की राष्ट्रपति है। आपको ध्यान रखना चाहिए, 14वें नंबर की राष्ट्रपति है। अब जो राष्ट्रपति की चुनाव प्रस्तावित है 2022 में, ये 15वें राष्ट्रपति के लिए चुनाव होने वाली है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। जो 25 जुलाई को इसकी रिजल्ट भी आ जाएगी। अगर सब कुछ सही रहा तो 25 जुलाई को जो है नया जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट हो जाएंगे। राष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा, ये कल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था और ये हमने प्रैक्टिस सेट से ये जो है क्वेश्चन का कट जो है हम अपने अपने प्रैक्टिस सेट से लिए हैं। इस प्रकार का प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पे आपको उपलब्ध है, तो आप जो है विजिट कर सकते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का होना निहित है। अनुच्छेद 61 में महाभियोग दर्शाता है राष्ट्रपति पे। न्यूनतम उम्र कितना रखा गया है राष्ट्रपति के लिए? 35 वर्ष। ये तीनों क्वेश्चन, न्यूनतम उम्र और राष्ट्रपति के जो है महाभियोग और राष्ट्रपति के चुनाव व्यवस्था में कौन कौन से सदस्य भाग लेते हैं, ये तीनों क्वेश्चन आ चुके हैं। आप प्रैक्टिस सेट के वीडियो में ये क्वेश्चन देख सकते हैं इजी वे में। दोस्तों आप बता दें कि राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल याद रखने का तरीका बहुत अच्छा तरीका है। 52 से 61 तक के आर्टिकल आप आराम से याद रख सकते हैं एक वर्ड को याद करके। पकानी कोका दियोदशम, ये याद करके आप आराम से रख सकते हैं। इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। प से पद होता है, का से कार्यकाल होता है, न से निर्वाचन होता है, इसके बाद लास्ट में देख लीजिए म से महाभियोग होता है, स से शपथ होता है। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं पकानी कोका दियोदशम। राष्ट्रपति से संबंधित सभी आर्टिकल एक ही लफ्ज में याद। उसके बाद राष्ट्रपति का जो क्षमादान का आर्टिकल है, ये बात करना जरूरी है इस पर। तो राष्ट्रपति का जो क्षमादान का आर्टिकल है ये 72 है और राज्यपाल का जो क्षमादान का आर्टिकल है ये 161 है। देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वही महिला राष्ट्रपति कौन थे? सुश्री प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये 2007 से 2012 के बीच में रही थी देश की राष्ट्रपति, जो प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। भारत का संसद किससे बना होता है? लोकसभा से, राज्यसभा से और राष्ट्रपति से मिलकर बने होते हैं। राष्ट्रपति के बारे में क्या और है कि राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं का सर्वोच्च अधिकारी होता है, साथ ही साथ